आराम से बैठे, बारिश सिर्फ वहाँ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल जी IS8 चल रहा है। एरर्स की बात हो रही थी, लास्ट ईयर का एरर, उसकी करेक्शन, रीस्टेटमेंट करना, फिर उससे पिछला जो हो उसे जो है वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जाके एडजस्ट करना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। कल क्वेश्चन दिए थे कौन कौन से, 5 और 14। 5 नहीं हुआ, 5 अभी करते हैं, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में इशू हैं। नहीं बस ज़्यादा बनानी, ठीक है, काफ़ी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो पॉइंट नंबर 2 और 3 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का मसला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले देख लें फिर। चलें, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। पॉइंट नंबर 3, ऑन 1st January 2017 a machine was leased for 8 years. Lease payments are required to be made annually in arrears on every 1st January. First payment is due on January 2018. Incremental borrowing rate is 11%। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर इम्प्लिसिट रेट ना हो तो हम इंक्रीमेंटल रेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोरिंग रेट दिया हुआ है 11%, वो यूज़ कर लेंगे। द मशीन विल बी रिटर्न टू लेसर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। इसका मतलब है कि लीज टर्म कितनी है, 8 साल। तो 8 साल पे जो है वो इसको डेप्रिसिएट कर देंगे। करंटली नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन की अभी तक कोई एंट्री पास नहीं हुई। हाँ जी, अली चौधरी साहब कहते हैं मैंने सवाल कर लिया। बताएं अली साहब, जवाब इसमें रेंटल तो है ही नहीं, तो सवाल कैसे किया आपने? हाँ जी, यहाँ आपकी किताब में लिखा हुआ था रेंटल। ठीक, हाँ रेंटल रेंटल तो लाजमी होना चाहिए। ऊपर भी कहीं नहीं नजर आ रहा, एसेट्स लायबिलिटीज दिए हुए, नेट प्रॉफिट दिया हुआ, फिर उसने कहा कि इसकी एंट्री भी कोई नहीं की हमने अभी तक। ठीक है, मशीन की बात हो रही है यहाँ पे, एक इक्विपमेंट की बात हुई है, लेकिन वो डिफरेंट बात हो रही है उसके बारे में। तो इसमें फिर रेंटल यहाँ पे ऐड कर लें। किसी के पास क्वेश्चन होगा स्प्रिंग का पेपर 2018 का, उसमें देख लेते। चले, यहाँ पे लिख रहे हैं रेंटल जो है वो 20,000 है। ठीक, 20,000 उसके अकॉर्डिंगली कर लें। 20,000 है, 20 मिलियन है। $20 मिलियन लें, 20 मिलियन। ठीक हो गया, ये नोट कर लें इसके साथ। रेंटल ये मिसिंग है, उसके बगैर सवाल नहीं हो सकता। और बता दीजिए
आगे कैलकुलेशन ठीक है, अगर रेंटल 20 मिलियन हो तो फिर उसके बाद जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 11% दिया हुआ है, 8 का जो है वो पावर लगाएंगे और कैलकुलेट हो जाएगा। वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आएगी उसी पे एसेट रिकॉर्ड होगा, उसी से टेबल स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी और डेप्रिसिएशन भी इसी को करेंगे। अच्छा, वो देख के क्वेश्चन देख के बता रहे हैं, वो कह रहे हैं रेंटल भी गिवन है और फेयर वैल्यू भी गिवन है 155 मिलियन। ये दोनों चीजें सवाल में गिवन है। हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे हमेशा एसेट को रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गई बात? चलें जी। तो फेयर वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मुनीब साहब ने देख के पेपर में से मेरा ख्याल है बताया कि इन्होंने पेपर देखा है, तो उसमें रेंटल भी गिवन है 20 मिलियन का और फेयर वैल्यू भी गिवन है 155 मिलियन की। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे जो है वो एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया? चलें, और कोई पॉइंट? बस यही था। ठीक है, वो सेल एंड लीज बैक नहीं है ना, इसलिए क्वेश्चन का अमेंडेड लिखा हुआ है। अमेंडेड का वर्ड इसीलिए लिख दिया कि सेल एंड लीज बैक अब सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमने चेंज कर दिया पार्ट को, बाकी सवाल दे दिया ताकि आप कर लें। सोल्यूशन भी अब इस अमेंडेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है। ठीक हो गया? तो सेल एंड लीज बैक जो है वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। जब इसे सवाल आया था तब था, अब नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लेम ऑफ 20 मिलियन वाज लॉन्च्ड बाय अ कस्टमर फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन 2017। इस वक्त जो है वो हम 2017 में ही बैठे हुए, तो उसने 20 मिलियन का क्लेम लॉन्च कर दिया। अकॉर्डिंग टू टीएस लॉयर्स द चांस दैट क्लेम वुड सक्सीड इज 80%, यानी कि प्रोबेबल है। At year end, 800 units of this product were included in TL's inventory at a cost of 150,000 per unit. All these units have the same defects. Normal selling price of each unit is 200,000. TL has already committed to sell 300 units to Jamal Enterprises at a price of 2,20,000 रुपया per unit. जी जनाब, बताएं तो। पहला पॉइंट क्लेम का, क्लेम रिकॉर्ड कर देंगे कि नहीं कर देंगे? क्लेम रिकॉर्ड कर देंगे। IS 10 एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। हमने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेशक बना ली, लेकिन हमने अभी इशू तो नहीं की ना, तो जब तक इशू नहीं करते तब तक एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। चलें, तो 20 मिलियन का क्लेम जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमने बनाना क्या है? हमने बनाना है टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। एंट्री क्या करेंगे? एंट्री इसकी हो जाएगी क्लेम एक्सपेंस डेबिट, और प्रोविजन फॉर क्लेम क्रेडिट 20 से। तो ये प्रॉफिट में माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट में, उसमें माइनस हो जाएगा।
और ये 20 मिलियन जो है ये लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 में जो बात की थी। उसके बाद और भी बात की हुई है, हाँ जी, उन्होंने कहा टोटल 800 यूनिट हमारे पास पड़े हुए हैं, जिनमें से 300 यूनिट का ऑर्डर मिला हुआ है और वो 300 यूनिट हमने 2,20,000 पे बेचने हैं और बाकियों की सेलिंग प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए। नीचे और भी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, TL has estimated that 80,000 per units would be incurred to remove the above defect. Further, each defective unit can be sold for 1,30,000 रुपया in current condition. लोअर ऑफ कॉस्ट NRV का रूल अप्लाई करना है, दोनों को अलग-अलग ट्रीट करेंगे। 800 यूनिट, उसमें से 300 यूनिट हैं और 500 यूनिट है। 300 यूनिट जो हैं इनकी कॉस्ट क्या है, हाँ जी, कॉस्ट कितनी है 150,000 पर यूनिट, कॉस्ट 150,000 पर यूनिट, इसकी भी यही है कॉस्ट पर यूनिट और इसकी भी यही है कॉस्ट, कॉस्ट तो सेम है। NRV, NRV के पर्पस के लिए ये तो बाइंडिंग है हमारे पास, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये तो हमने बेचना ही बेचना है और बेचना कितने पे है 220 पे और 80,000 रुपया जो है वो उस पर कॉस्ट आएगी ठीक करने पे, तो माइनस कर दें 220 में से 80,000 कितना बना 140,000, इसकी NRV आ गई 140,000। दूसरे की NRV, उसमें अगर आप देखें तो उसकी NRV के दो तरीके हैं, एक ये है कि 2,20,000 में से 80,000 सॉरी 2 लाख में से 2,20,000 नहीं, 2 लाख में से 80,000 माइनस करें तो कितना बनता है 1,20,000 बनता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम इनको, ये है कि इसको हमने डिफेक्ट को ठीक करना है आफ्टर रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट। अगर हम उसका डिफेक्ट जो है उसको रेक्टिफाई कर देते हैं तो फिर वो 2 लाख का बिकेगा, और अगर हम नहीं करते, नो रेक्टिफिकेशन, उसको एज इट इज बेच देते हैं तो फिर कितने का बिकेगा, फिर वो 1,30,000 रुपये का बिकेगा। $1,30,000 का सेल हो जाएगा। अब आप बताएं NRV कौन सी लें, 1,20 लें या 1,30 लें। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट का डिसीजन क्या होगा। मैनेजमेंट डिसीजन होगा जहां पे बेनिफिट है, जहां पे नुकसान कम है, तो ये 130,000 जो है इसको हम कंसिडर करेंगे और 120 को छोड़ देंगे, हमें उसको रेक्टिफाई करने का कोई फायदा नहीं है, उसमें नुकसान होगा 10,000 का, तो बेहतर है इसी तरह बेच दें, 130 का बिक जाएगा। अब आप जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV का रूल अप्लाई कर दें, ठीक है। तो 300 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 140 के साथ, और 500 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 500 के साथ। आंसर्स बता दें क्या आते हैं। हाँ जी, कितना आ जाएगा, 14 थी 42, 42 मिलियन, ठीक है, और 65 मिलियन, इसका टोटल कर लें, 5 + 2 7, 107। ये 107 इसकी वैल्यू बनती है
जिस पे कहीं से रिकॉर्ड होना चाहिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक। ऑलरेडी हमने किस पे लिखा हुआ है? हाँ जी, ऑलरेडी जाहिर है कॉस्ट पे लिखा होगा, 800 इंटू 150,000, 15 8 120, 120 मिलियन बन जाएगा। तो ऑलरेडी हमने 120 पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ये एडजस्टमेंट नहीं की हुई तो इसको एडजस्टमेंट को कर दें। तो 13 जो है वो क्या करेंगे, राइट डाउन करना पड़ेगा, राइट डाउन। राइट डाउन कैसे हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा 13 से। एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा और स्टॉक जो है वो स्टॉक में माइनस कर देंगे। जी बताएं। और क्वेश्चन नंबर 14 ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में दो बातें की हुई हैं। Nasi distributors have also distribution rights of different products. These rights are bought at substantial prices. According to the company's policy, the cost of distribution rights are amortized over a period of 10 years at a rate of 15% per annum for the first 5 years and 5% per annum during the next 5 years. डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की बात हो रही है। टोटल 10 ईयर्स हैं जिसपे उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को अमोर्टाइज करते हैं। और कैसे करते हैं, ईयर 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 3 4 5 6 7 8 9 10। ओल्ड जो हम कर रहे हैं 15 15 15 15 15 5 5 5 5 और 5, टोटल 100 हो गए। ये पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न, जिसके मुताबिक जो है वो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं, ओल्ड पैटर्न। हाँ जी, इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, while reviewing the accounting policies, the management concluded that the policy of amortization of distribution rights does not reflect the pattern in which benefits flow to the company. कहते इसका वो पैटर्न है ही नहीं, जिस पैटर्न पे बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है। Accordingly, they decided to amortize such rights over a period of 8 years at the rate of 20% per annum for first 4 years and 5% per annum during the last 4 years. नया पैटर्न वो भी बना लेते हैं यहाँ पे, न्यू पैटर्न जो कि होना चाहिए वो है 8 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वो पैटर्न क्या होना चाहिए, 20 20 20 और फिर 5 5 5 5, टोटल 100 हो गया। ठीक है, पहले भी टोटल 100 था, अब भी 100 है। एक्विजिशन डेट्स तो नहीं बताई, किस चीज की एक्विजिशन डेट्स, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे उसने कहा कि रिलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोस।
कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ये, और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जो है वो ये, बस उसके बाद आगे ग्रेजुएटी की बात शुरू हो गई। आप मुझे ये बताइए कि ये जो चेंज की बात कर रहा है ये कौन सा चेंज है? क्या ये एरर है या एस्टीमेट चेंज है? चेंज कर रहा है, क्या ये एरर है या एस्टीमेट चेंज है? ये एस्टीमेट चेंज है, पॉलिसी नहीं है, ठीक है, ये एस्टीमेट में चेंज हो रहा है। तो एस्टीमेट का चेंज जो होता है उसको कब से अप्लाई करते हैं? प्रोस्पेक्टिव करते हैं करंट ईयर से या पिछले सालों से? उसे करंट ईयर से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएटी पे आएंगे। अब एसेट कब खरीदा वो हमें पता ही नहीं, वो हमें पता ही नहीं कब खरीदा। अमाउंट्स लिख लेते हैं यहां पे। नाम क्या है इनका? राइट्स हैं STU, STU। कॉस्ट कितनी? कॉस्ट है 50, 40, 27। ले जनाब, और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन दी हुई है 30 जून 2007 तक, करंट में भी शामिल कर दिया उसमें 15, 32, 24, 300।
लें जी, accumulated amortization अप टू 30 जून 2007। अच्छा जी, सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं कि ये बात तो मैं पूछ रहा हूं कि जब हमें पता ही नहीं कि एसेट कब खरीदा तो कैसे पूरे 10 साल ले रहे हैं। ये मैंने एक जनरल पैटर्न लिख दिया कि हम कैसे अमोर्टाइजेशन चार्ज करते रहे, कैसे चार्ज करते रहे, ईयर कितने हो गए, एसेट कितने का है, कब लिया कब नहीं लिया, सब कुछ छोड़ दें। हमारा पैटर्न क्या था, ओल्ड जो एस्टिमेट था वो ये था कि हम इस तरह से जो है वो अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। हमने ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, ये पैटर्न बनाया हुआ था, ठीक है। कुछ अर्से बाद हमें पता लगा कि पैटर्न वो ठीक नहीं है, ये वाला पैटर्न होना चाहिए। बस ये दो बातें हमें पता लगी। अब इससे आगे बात करने लगे, आप मुझे ये बता दें कि ये क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितने परसेंट है कॉस्ट का। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, इसकी परसेंटेज क्या है, 15/50 कितने परसेंट है बता दें। ये 32/40 कितने परसेंट है, और ये 24,300 डिवाइडेड बाय 27 कितने परसेंट है। ये पहला है 30%, ठीक हो गया। दूसरा 80%, चौथा 90%। ले जनाब, ये हमें पता लग गया कि एस जो है वो 30% अमोर्टाइज हो चुका। तो आप मुझे बताएं एसेट एस जो है वो कितने सालों में 30% हुआ, 2 सालों में। इसका मतलब है कि जो एस है उसको 2 साल हो चुके हैं हमारे पास। अगला देखते हैं, वो है 80%। 80% कहां पे हो रहा है, यहां पे, ये 80% है। इसका मतलब है उसको 6 साल हो चुके। और तीसरा जो है वो 90% है, तो वो यहां से लेके यहां तक 90% बनता है। तो एस को 2 साल हो गए, टी को 6 साल हो गए, यू को 8 साल हो गए। ले जी, ई इज गॉन। बता दें 2 साल, 6 साल, 8 साल, ये हमें यहां से पता लग गया। ये पहली बात। ये अगर ओके है तो फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। अब ये तो था ई इज गॉन इंक्लूडिंग 2007। हमने तो 2007 में नया लगाना है, तो आप बताएं कि ई इज गॉन एक्सक्लूडिंग 2007। 2007 के बगैर कितने साल हुए, तो एक एक साल कम कर दें। इसके 1 साल हो गए, इसके 5 साल हो गए, इसके 7 साल हो गए। ये बात भी ठीक है। लो जनाब, अब नई लाइफ जो है उसके मुताबिक हमने चलना है। न्यू लाइफ वो है 8 साल सबकी। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई, इसके 7 साल रह गए, इसके 5 3 8 साल रह गए, इसका 1 साल रह गया।
हाँ जी, ये बात सही है। चले, अब आपने मुझे एक बात बतानी है, वो ये है कि बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ 2007, ईयर हमारा है ना जून 30 2007, तो बुक वैल्यू 1 जुलाई 2006 को कितनी है? बुक वैल्यू 1 जुलाई 2006 ओपनिंग डेट पे। हाँ जी, ओपनिंग डेट पे बुक वैल्यू कितनी है वो आपने बतानी है, क्योंकि ओपनिंग डेट पे बुक वैल्यू बनेगी तो वो रिमेनिंग बुक वैल्यू होगी, उसको फिर नए पैटर्न से हम जो है वो अमोर्टाइज कर देंगे। बुक वैल्यू 30/6/7, उसमें वापस ऐड बैक कर दें डेप्रिसिएशन ऑफ 2007 ओल्ड के मुताबिक। ठीक है, आप देखें 50 - 15 कितना है? 35,000 है, 35,000 जो कि अब इस वक्त बन रहा है। फिर 40 - 32 8,000 रुपये सेकेंड वाला। फिर थर्ड वाला जो है वो 27 - 24 300 कितना बना? हाँ जी, 27 - 24 300 2,700 शायद, 2700 लें जी। एक साल की डेप्रिसिएशन वापस कर दें। हाँ जी, एक साल की डेप्रिसिएशन वापस करनी है। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 15% दूसरे साल की। इसकी डेप्रिसिएशन वो कितने साल की थी? छठा साल और 8वां साल। हाँ जी, छठे साल में है 5% और 8वें साल में भी 5%। चेक कर लें, ऐसे ही बनता है। 7,500, 2,000 और तीसरे का 1,350। हाँ जी, एड बैक कर दें 42,500। ये हमारे पास ओपनिंग जो है वो WDV आ रही है 10,000 और ये हो जाएगा 7 3 10, 3 और 1 4, 4050। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। अमोर्टाइजेशन, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं था, राइट्स थे ये। अमोर्टाइजेशन लगाएंगे अब न्यू के मुताबिक। 42,500 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय और 4050 डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करना है? 42,500 के कितने साल रहते हैं? हाँ जी, इसके हैं 7 साल, 7 ईयर्स। ऊपर चलते हैं, आखिरी 7 साल लेने। ये 7 साल का पैटर्न है एस के लिए। इसका टोटल कर लें कितना? इसका टोटल बनता है 80 और करंट ईयर का है 20। ठीक है, ये हम एस के लिए बात कर रहे हैं। एस के जो है वो 7 ईयर्स रिमेनिंग है, तो हमने आखिरी 7 साल पकड़े, उसका टोटल बनता है 80, तो डिवाइड किया 80 के साथ और करंट ईयर का पैटर्न है 20। हमारे पास नई अमोर्टाइजेशन आ जाएगी 10625। इसको देख लें, सोच लें, ये ठीक हो गई बात। एस के बारे में बात की हमने।
उसके बाद बात करते हैं टी की। तो टी की लाइफ बाकी है कितनी? हाँ जी, टी की लाइफ कितनी बाकी है? वो है 3 साल। ये लिखा हुआ है 3 साल। ऊपर चलते हैं, आखिरी 3 साल का पैटर्न पकड़ लेते हैं। ये आखिरी 3 साल है। पैटर्न है 5 5 5। इनको जमा करें तो टोटल बनता है कितना? 15। तो रिमेनिंग पैटर्न 15 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 333 जवाब आ गया। 333 टेट्रा 3। और इसी तरह से अब हम आखिरी बात करते हैं यू की। STU, हाँ जी, यू की बात करते हैं। उसके कितने साल रह गए? उसका सिर्फ 1 साल रह गया। और 1 साल का पैटर्न वो जाहिर है आखिरी साल है, उसका पैटर्न ये है 5। तो इसका टोटल 5 ही रहेगा। तो 4050 डिवाइड बाय 5 इंटू 5। ये वैसे ही आखिरी साल है, सारा डेप्रिसिएट हो जाएगा। 4050, ये डेप्रिसिएशन आ गई। इन तीनों को जमा कर लेंगे, ये टोटल अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। तो ये है अमोर्टाइजेशन किस साल की? 2007 की। टोटल कर दीजिए, इसका क्या बनता है? 18008। ये अमोर्टाइजेशन हमने लगानी है। और ये जो अमोर्टाइजेशन थी इसका भी जरा टोटल कर दें। ये रिवर्स करनी है, इसका टोटल क्या बनता है? 50 आएगा एंड पे। जी अभी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका जरा टोटल मुझे बता दीजिए। 10,850। तो हमने क्या करना है? 10,850 जो है उसे हमने माइनस कर देना है, रिवर्स कर देना है। और उसकी बजाय 18008 जो है वो एक्सपेंस में चार्ज करना है। यानी 10,850 जो है वो रिवर्स हो जाएगा और उसकी बजाय 18,008 रुपए जो है वो अमोर्टाइजेशन चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे इसका डिफरेंस लेके वो एंट्री मजीद रिकॉर्ड कर दें। बस सबसे बेहतर बात कि इन दोनों का डिफरेंस लें, जितनी अमोर्टाइजेशन कम है उतनी अमोर्टाइजेशन और डाल दें बस। तो इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा कितना? $7,158। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन कहीं पे दी हुई है, ये जो अमोर्टाइजेशन दी हुई है इसमें 7,158 जो है वो जमा कर देंगे। 18,250 में प्लस कर देंगे 7,158 जो कि मजीद अमोर्टाइजेशन बन रही है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फर्दर टू बी चार्ज्ड। हाँ जी, अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या लगाया, लिख देता हूं यहां पे। रिमेनिंग बुक वैल्यू, रेजल्ट वैल्यू कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग टोटल न्यू पैटर्न इनटू न्यू पैटर्न ऑफ करंट ईयर। हाँ जी, ये फॉर्मूला लिख लें तो उससे फिर जो है वो चीज़ें कुछ मज़ीद समझ आ जाएंगी।
हाँ जी, ये फॉर्मूला लिखा और ये मल्टीप्लाई का जो पूछा बता दें। हाँ जी, दूसरी बात पे चलें अब। हाँ जी, इसमें हाँ स्क्रीनशॉट कह रहे थे लेना है, ये लें जी, ये पैटर्न पुराना और नया। हाँ जी, इसके बाद जो है वो ये नेक्स्ट कैलकुलेशन आ गई। ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर ये जो रिमेनिंग लाइफ थी उसकी बेस पे जो नया पैटर्न बन रहा था तो उसकी बेस पे मोनेटाइजेशन निकाल दी हमने। 7 साल थे तो 7 साल का पैटर्न ले लिया, 3 थे तो 3 साल का ले लिया, 1 था तो 1 साल का ले लिया और ये उसकी कैलकुलेशन कर दी हमने। ये मोनेटाइजेशन थी जो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, बनती ये है, तो जो मजीद है वो रिकॉर्ड कर देंगे जो डिफरेंस है, राइट। हाँ जी, दूसरी बात, मैनेजमेंट हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग ग्रेजुटी ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। पेमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट दिस एक्सपेंस इज कवर्ड बाय एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which requires recognition of a provision for gratuity expense each year। वो कहते हैं एक्सपेंस बेस पे रिकॉर्ड करें, ISS कहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया, उसने ये रिपोर्ट दे दी, उसने कहा ये पेमेंट्स हैं, ये प्रोविजन रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे। हाँ जी, जो पेमेंट्स हैं उनको हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, जो पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंस, ये चेंज इन पॉलिसी है, ठीक है, एरर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ठीक है, पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन ये एक्सपेंस होना चाहिए, शुड बी, ये होना चाहिए। ठीक है, 200 हमने लिखा हुआ है, 1500 और लिखना है, 1500 करना है तो 1300 और लिख दें फर्दर। 900 लिखा हुआ है, 2100 करना है तो कितना बना, 9 और 2100 1200, 1200 और लिख दें।
और 700 लिखा हुआ है, 2500 करना है, 1800 और लिख दें। ये एक्सपेंस मजीद लिख दें। लास्ट ईयर का एक्सपेंस लास्ट ईयर में लिख देंगे। करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में लिख देंगे। और जो पिछला है उसे क्या करेंगे, उसे लिखेंगे ओपनिंग रिटेन अर्निंग में, उसे ओपनिंग रिटेन अर्निंग में लिखेंगे। और टैक्स इस सवाल में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, उसने कहा टैक्स इग्नोर कर दें। टैक्स उसने कहा कि आप जो है वो इग्नोर कर दें, डेफर्ड टैक्स। इनकम स्टेटमेंट बना दें। फिर ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जो है वो क्या एडजस्टमेंट करनी है वो बता दें, बस यही पूछा हुआ है। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स लेना ही नहीं है। हाँ, वो करंट टैक्स के लिए आएगा 35%। डेफर्ड टैक्स उसने कहा छोड़ दें, ये नहीं कहा टैक्सेस छोड़ दें, उसने कहा डेफर्ड टैक्स छोड़ दें। सही है, तो फिर करंट टैक्स निकाल देंगे और डेफर्ड टैक्स को जो है वो इग्नोर कर देंगे, डेफर्ड टैक्स का कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां पे बेसिकली ये जो हम चेंज कर रहे हैं, इस चेंज का इफेक्ट किस पे जाएगा? प्रॉफिट तो चेंज होना ही होना है, लेकिन इससे जो है वो क्या करंट टैक्स चेंज होगा, डेफर्ड टैक्स चेंज होगा। हाँ जी, इसकी जाहिर है टैक्स बेस लेंगे, टैक्स बेस लेने के बाद डेफर्ड टैक्स भी आएगा, तो डेफर्ड टैक्स छोड़ देंगे। करंट टैक्स में प्लस माइनस करके जो चेंज आता है वो बस कर देंगे। ठीक है, करंट टैक्स निकालते हुए जो चेंज आता है वो कर देंगे और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वो बैलेंस शीट की बेस पे करनी थी वो छोड़ देंगे। तो अब ये अमाउंट जो 2005 से रिलेट करती है, 2005, 1300, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जाकर ठीक कर देंगे। ठीक है, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जाके ठीक कर देंगे हम। अच्छा, सवाल में हमें दिया क्या हुआ है? टैक्स तो दिया ही नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाना है अभी। अच्छा जी, मैं आपको जो है वो बताता हूँ ज़रा। जो 1300 है वो आएगा ब्रॉड डाउन। किस साल का ब्रॉड डाउन है? 2006 का। और ईयर एंड क्या है हमारा? ईयर एंड बता दें, क्या जून है कि दिसंबर है? ईयर एंड जून है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2006 है इसका ओपनिंग होगा 1/7/2005। यहां पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। $1300 माइनस एक्सपेंस चार्ज करना है ना, तो लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस हो जाएगा ये। और फिर आ जाएगा ब्रॉड डाउन एक साथ, बल्कि ये पूछा ही नहीं हुआ उसने। ठीक है, उसने जो है वो पूछा ही नहीं हुआ, उसने सिर्फ इतना ही पूछा कि ओपनिंग में क्या एडजस्टमेंट होगी, ये बताना है हमने। तो हम लिख देंगे
एडजस्टमेंट इन ओपनिंग रिटेन अर्निंग ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि 2006, उसकी ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जो है ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसको माइनस करना है। ये हमने शो कर दिया। ये बी पार्ट का बस इतना ही आंसर है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तो मांगी नहीं हुई। अब इसमें टैक्स नहीं है ना, डेफर टैक्स पे इम्पैक्ट आता है ना, तो डेफर टैक्स है नहीं, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया। अब एक सवाल ये पूछा गया है कि आपने कहा था कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जो है, अमोर्टाइजेशन का इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट वो सिर्फ डेफर्ड पे आता है। ठीक हो गया, करंट में नहीं आता। तो क्या हमने करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया हुआ है? हमने तो किया ही नहीं हुआ, करंट टैक्स तो कैलकुलेट किया ही नहीं हुआ, तो इसलिए करंट टैक्स कैलकुलेट करना है हमने अभी। ठीक है, आप जो है अगर ये जो फिगर्स दी हुई हैं ये वाली फिगर्स यूज करें और करंट टैक्स निकालें। ठीक है, ये जो फिगर्स दी हुई हैं ये यूज करके आप करंट टैक्स निकालें। क्या आता है वो वाला करंट टैक्स, और जो अब हम फाइनल बना रहे हैं, फाइनल देखते हैं किधर है। फाइनल में जाहिर है फिगर्स डिफरेंट हैं। ये जो हमने निकाला अब फाइनल फिगर्स की बेस पे, ठीक है, ये वाला टैक्स 33,093, और अगर आप जो है वो पुरानी फिगर्स पे निकालें तो उस पे भी 33,093 ही बनेगा, फर्क नहीं आएगा। जहां पे मैंने कहा ना चेंज नहीं होगा, टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा। यहां पे तो टैक्स दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो टैक्स जो है वो दिया ही नहीं हुआ, इसके अंदर जो है वो 33,093 मैंने ये लिख दिया। आप इन फिगर्स की बेस पे प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लें, और फिर उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यूज करते हुए आप करंट टैक्स निकाल लें, वो भी 33,093 बनेगा। और अब जो हम फाइनल बना के करंट टैक्स निकाल रहे हैं वो भी 33,093 बन रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली करंट टैक्स मिसिंग है, वो है ही नहीं, तो इसलिए हमें कैलकुलेट करना है। चाहे हम सवाल की जो फिगर्स हैं उन पे कर लें और चाहे जो हमने फाइनल फिगर्स निकाली उन पे कर लें, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। करंट टैक्स को बंदा तजर्बा करके देख लीजिएगा, अगर फर्क पड़े तो कल बता दीजिएगा। तो बताया ये था कि करंट टैक्स अगर ऑलरेडी दिया, जो टेम्परेरी डिफरेंस वाले आइटम होते हैं उनसे जो है, टेम्परेरी डिफरेंस वाले आइटम जो हम चेंजेस कर रहे होते हैं, करेक्शंस कर रहे होते हैं, तो उनसे करंट टैक्स पे फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह भी बताई थी मैंने एक एग्जाम्पल करके कि हमने प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट की, प्रॉफिट चेंज हो गया, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ। बल्कि मैं इससे भी पहले, करंट टैक्स से भी पहले अगर बात करूं, ज्यादा अच्छा क्या होगा कि मैं आपको ये कहूं कि जनाब अली आप जो है इन फिगर्स की बेस पे, इन फिगर्स की बेस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लें और फिर एड लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लें इन फिगर्स की बेस पे जो कि सवाल में दी हुई है। तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट अभी सॉल्यूशन में लिखा हुआ है वही टैक्सेबल प्रॉफिट यहां भी निकलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तजर्बा करके देख लीजिएगा। क्योंकि हम करंट टैक्स मिसिंग है खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम नई फिगर्स यूज करके निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें टैक्स दिया होता तो हम उसको चेंज ही ना करते, उसको वैसे ही रहने देते। जी जनाब, ये मैंने एक बात कह दी, इसको आप सोच लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बात मैंने क्या कही फाइनल कि सॉल्यूशन निकालता हूं, 1 मिनट। इतनी देर में शायद आप में से किसी ने तजर्बा कर ही दिया हो, क्योंकि जो तजर्बाकार लोग होते हैं वो जल्दी से तजर्बा कर लेते हैं कि होने ही फाड़ लो। टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है,
किधर चला गया? हाँ जी, टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है 94,550, 94,550। ये इस वक्त आफ्टर करेक्शंस आ रहा है 94,550। अगर हम इन फिगर्स को यूज करते हुए टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो वो भी 94,550 आएगा, 94,550 आएगा अगर इसकी बेस पे कैलकुलेट करते हैं। करके देख लें, कोई साहब बता दें जरा। सबसे पहले मुझे बताएं ना, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आता है? करंट टैक्स होता ही टैक्स का है, अकाउंटिंग का तो होता ही नहीं है। अकाउंटिंग का तो टैक्स एक्सपेंस होता है जिसमें करंट और डेफर्ड सारे आ रहे होते हैं। आप मुझे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दें इन फिगर्स के साथ जो यहाँ पे गलत गलत लिखी हुई है, बताएं क्या आता है। 15,06,250। अच्छा जी, ये इन्होंने बताया है कि प्रॉफिट आ रहा है 15,06,250। ये वैसे लगता नहीं मुझे, क्योंकि सेल 8 लाख की है। आपने फिगर सारी जमा कर दी है अल्लाह के फजल से। मैंने प्रॉफिट पूछा, मैंने ये तो नहीं कहा इनको जमा कर दें। सेल में से परचेज माइनस करें, अमोर्टाइजेशन माइनस करें, डेप्रिसिएशन माइनस करें, सैलरीज माइनस करें, ग्रेचुटी माइनस करें। माइनस करके बताना था, आपने क्या कर दिया? आपने जो है, लगता है आपके इलाके में बारिश हो रही है और आपका ध्यान जो है ना वो सवाल करने की बजाय पकौड़ों की तरफ है। हाँ जी, कितना बनता है? 98.05 बता रहे हैं जी, बनता है। अच्छा, अब इसमें बताएं कि क्या चीजें हैं जो टैक्स वाले अलाउ नहीं कर रहे। क्या चीजें हैं जो टैक्स वाले अलाउ नहीं कर रहे? $54,050। चेक कर लें एक दफा, तसल्ली से बता दें। मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। 54050 बता रहे हैं।
सर और कुछ फोटो हमारे नहीं बस, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हाँ जी जनाब। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आगे अगले पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? हाँ ये आगे भी है ना, ये भी तो पूरा करें ना, ये पूरा करके बताया, ये भी कर दिया साथ आपने। ये अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, वेस्टेज सेल्स प्लस हो जाएंगी, गेन और सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये प्लस हो जाएगा। बेसिक सेल इनकम होती है, अदर इनकम, चाहे सेल का पार्ट बना दें चाहे अदर इनकम बना दें, ठीक है। ये फिगर्स भी उसमें करें। उसके अलावा जो है ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट करें, 22,000 और 18,250 करें। शाबाश, करके मुझे बताएं कितना प्रॉफिट आता है। हाँ जी, ये सारा कंप्लीट करके बताएं। $76.3 के। लो जनाब, जवाब आ गया 76,300। ठीक है, जवाब क्या आ गया? 76,300। मैं अभी देखता हूँ जी क्या सवाल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 76,300। इसमें एड बैक करना है क्या? अमोर्टाइजेशन का उसने कहा कि ये इज अलाउड, नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, वेयर एज ग्रेच्युटी इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट्स मेड। अमोर्टाइजेशन उसने कहा नहीं अलाउ करनी, तो अमोर्टाइजेशन को एड बैक कर दें टैक्स पर्पस के लिए, कर दीजिए। कितनी है अमोर्टाइजेशन इस सवाल में जो दी हुई है, अभी जो हमने फिगर्स कैलकुलेट की, इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18,250, तो बस इसको ऐड बैक कर दें। तो आप देखें अमोर्टाइजेशन, ये हमने सवाल की फिगर्स यूज की हैं 18,250, इसको जमा करें तो जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ था 94,550 वो था कि नहीं था भला? मेरा ख्याल इतना ही था। तो टैक्सेबल प्रॉफिट यही आ गया ना, तो टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले भी वही था, अब भी वही है। तो पहले चूंकि टैक्स कैलकुलेट नहीं किया हुआ, आप पुराने पे कैलकुलेट कर लें, वही टैक्स पहले भी बन रहा है वही अब भी बन रहा है, कोई मसला ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, ये वैसे आपने सवाल किया तो मैंने ये इसका इतना लंबा सा कैलकुलेशन करके सारा जवाब दिया, वरना जरूरत नहीं थी। जब हमें टैक्स गिवन हो और आइटम डेफर्ड टैक्स वाले हो तो करंट टैक्स चेंज नहीं होता, टेम्परेरी डिफरेंस वाले आइटम हो, और अगर हमें दिया ही नहीं हुआ टैक्स तो हमने एक दफ़ा तो कैलकुलेट करना है ना, तो फिर हम एडलेस करके जो भी होगा इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सवाल था, इस सवाल में कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, इसलिए काउंटिंग फिगर्स को यूज करके करंट टैक्स निकलेगा। यही सेम है, एम आई राइट सर? आपके सवाल का जवाब ये कि इसमें डेफर्ड टैक्स नहीं है, तो इसमें जो टैक्स बनता था करंट टैक्स बस वही रहेगा, जो टेम्परेरी डिफरेंस आए उनसे जो है वो कोई डेफर्ड टैक्स राइज नहीं होगा। मतलब कोई भी डिफरेंस आ जाए
उनसे जो है वो डेफर टैक्स बनेगा ही नहीं, है ही नहीं डेफर टैक्स, बस करंट टैक्स ही होता है, बात खत्म हो गई। ले जनाब, सवाल नंबर जो है वो 5 भी हो गया। और अब कौन सा सवाल रह गया? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। हाँ जी, सवाल ये है कि जो इफेक्ट हमने ओपनिंग रिटेन अर्निंग में, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में हमने ये जो लिया, ये हमने एज इट इज ले लिया, क्योंकि ये है अमॉर्टाइजेशन का फर्क, और अमॉर्टाइजेशन की वजह से करंट टैक्स ने चेंज नहीं होना, डेफर टैक्स ने होना है, उस पर डेफर टैक्स लगना था, तो डेफर टैक्स है ही नहीं, तो हमने किया माइनस, हमने कहा 1300, इसको हमने नेट ऑफ टैक्स किया है, ठीक है, नेट ऑफ टैक्स कैसे किया, हमने कहा 1300 माइनस डेफर टैक्स 0, तो 1300 ही आ गया। लो जी, अब ठीक है, डेफर टैक्स नहीं है तो 0। अच्छा, 1 और 12 भी रह गए, चलें कोई बात नहीं, कल हम पढ़ेंगे। आज आप जो है वो क्या कीजिएगा, आज जो है वो जो सवाल ये किए इनको दोबारा अच्छी तरह से कर लें। कल हम पढ़ेंगे चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन पॉलिसी पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो बेसिकली एरर की तरह ही मिलता जुलता है। कल हम वो भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन 112 भी कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कल फाइनल अकाउंट का कुछ डिस्कस हो जाए। लेकिन फाइनल अकाउंट के लिए आपने क्या करना है, शुरू में हमने फॉर्मेट पढ़े थे, वो फॉर्मेट करने हैं, फिर हमने एंट्रीज पढ़ी थी शेयर्स इशू की, वो एंट्रीज करनी है, राइट शेयर्स देखा था क्या होता है, तो इस तरह कुछ चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस की थी, उनको आपने देख के आना है, तो फिर उनसे आगे हम बात कर रहे होंगे। फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट आपको एक प्रोवाइड भी किया था, वो आपके पास होगा, उसको ज़रा अच्छी तरह दोबारा देखिएगा, और फिर हम कल जो है वो इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। लेकिन पहले अपना IS 8 का जो चेंज इन पॉलिसी है उस पर बात करेंगे, उसके बाद टाइम मिला तो फाइनल अकाउंट, ना मिला तो कोई बात नहीं, परसों तो शुरू हो ही जाएगा फिर। हाँ जी, नए चैप्टर्स जो हैं वो IS 1 के बाद, IS 1 पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे 2-3 चैप्टर्स और रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, ठीक है। IS 1 साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि IS 8 के जो सवाल है ना, वो आप IS 1 करेंगे तो आप देखेंगे ये पॉइंट उसमें भी आ रहे होते हैं, तो इसीलिए वो साथ ही कवर हो जाए तो वो अच्छा है, ठीक है। प्लान में वैसे मैंने वो बाद में लिखा था, लेकिन मैं उसको देख रहा था तो मैंने सोचा कि उसको साथ ही कर लेते हैं, तो हमारा IS 8 हो रहा है, तो IS 8 के पॉइंट उसमें भी आते हैं। हाँ जी, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।